वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जो हमारा जून 2021 में हुआ था। यही क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जून 2021 के क्वेश्चन को हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था व्हेन द पोषण अभियान लॉन्च्ड, कि आपका जो पोषण अभियान है वो कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, आपका पोषण अभियान कब लॉन्च हुआ था। तो कब लॉन्च हुआ था पोषण अभियान? हमारा पोषण अभियान लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2018 को। कब लॉन्च हुआ था? 8 मार्च 2018 को। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था हमारा पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान आपका लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2018 को। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो 8 मार्च 2018 को हमारा पोषण अभियान जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 मार्च 2018। ठीक है, पोषण अभियान हमारा स्टार्ट कहाँ हुआ था? झुंझुनू में, राजस्थान में। ठीक है, झुंझुनू में स्टार्ट हुआ था। पहला कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये। ठीक है, और ये पोषण अभियान जो है आपका इंटरनेशनल डे वुमेंस डे में स्टार्ट हुआ था। इंटरनेशनल वुमेंस डे में अनाउंस हुआ था आपका वुमेंस डे पे। ठीक है, क्योंकि 8 मार्च को क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को। तो उसमें हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो आपका पोषण अभियान है उसको लॉन्च किया था। ठीक है, समझ में आ गया। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जाकर के राजस्थान का है ये। 8 मार्च 2018 में पोषण अभियान जो है लॉन्च किया गया था। 8 मार्च को हमारा क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। ठीक है, पोषण अभियान की फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग, ठीक है, ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इन्होंने ये इसकी फुल फॉर्म है हमारे किसकी? पोषण अभियान की। प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हमारी पोषण अभियान की फुल फॉर्म है। अब ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, ये अब जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे नए वाले, उसमें ये पोषण 2.0 से था, है ना। आपने देखा होगा अभी इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें वो क्या था? पोषण 2.0। तो जो पोषण अभियान था ये तो आपका 8 मार्च 2018 में हुआ था। फिर इसी का सेकंड वर्जन, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या बोला? पोषण 2.0। ये कब स्टार्ट हुआ? 2021 में स्टार्ट हुआ पोषण 2.0। ठीक है, तो इसी को अपग्रेड किया गया है। इसी का सेकेंड वर्जन जो आपका पोषण अभियान है उसका सेकेंड वर्जन अपग्रेड, जैसे कि मोदी जी 3.0 चल रहा है आजकल, तो ऐसे ही जो नया वर्जन है, ठीक है, नया उसको अपग्रेड करके 2.0 को हमने लॉन्च किया। ठीक है, कब लॉन्च हुआ? 2.0 लॉन्च हुआ था फरवरी 2021 में। ठीक है, फरवरी 2021 में पोषण 2.0 लॉन्च हुआ था। इसका फुल नाम क्या है? सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इसका पूरा नाम इन्होंने क्या दिया? सक्षम, ठीक है, सक्षम, ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ठीक है, इसका नाम इन्होंने ये दिया। और इनका काम भी क्या था? माल न्यूट्रिशन को कम करना, अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचाना। ठीक है, यही मेन टारगेट इनके भी थे जो पहले वाले के थे। ठीक है, पोषण अभियान के थे। तो मेन आपको पता चल गया पोषण अभियान का था। और आपका दूसरा वाला कौन सा था? पोषण 2.0 2021 में हुआ था। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन में हमने पोषण 2.0 पे भी डिस्कशन किया है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये है आपका सिक्वेस्ट्रेंट्स। ठीक है, व्हाट आर सिक्वेस्ट्रेंट्स? सिक्वेस्ट्रेंट होते क्या हैं? ठीक है, तो सिक्वेस्ट्रेंट्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं। लेटिंग एजेंट्स, ठीक है, चिलेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या है? वो एजेंट्स जो क्या करते हैं, मान लो आपका कोई भी फूड आइटम है, उसके अंदर अगर निकल और कॉपर है, इस तरीके के निकल हो गया, कॉपर हो गया,
आयरन हो गया, इस तरीके के जो आइटम्स होते हैं वो उसको ख़राब करने में सहायक होते हैं। मतलब आपके जो भी फूड आइटम है उसके अंदर निकल, कॉपर, आयरन इस तरीके के आइटम्स है, तो वो उसको जल्दी ख़राब करते हैं फूड को। तो चिलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स और जो हमारा सिक्विस्टेंट्स होते हैं ये उनको बाउंड कर लेते हैं। जब हम जैसे चुंबक होती है ना, आपने मैग्नेट डाला तो जो आयरन है वो उसके साथ बाउंड हो जाएगा। तो इसी तरीके के हम एजेंट्स को डाल देते हैं उसके अंदर, चिलेटिंग एजेंट्स को, और ये क्या करते हैं, ये जा करके उसके अंदर जो आयरन है और जो कॉपर है, निकल है, इनको बांध लेते हैं वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब वो बाउंड हो जाएंगे ये सारे आयरन, और इनको निकाला भी जा सकता है फिर, ठीक है। तो जब ये बाउंड हो जाएंगे तो ये आपके खाने को ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द सिक्विस्टेंट, तो यही क्या होते हैं, हमारे सिक्विस्टेंट होते हैं। तो फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन को फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो आपके उसके अंदर मेटल्स हैं, वो जो कठिन मेटल्स हैं जो आपके ख़राब करने का काम करते हैं अपने आपके फूड आइटम को। जो भी हमारा फूड आइटम है तो हम उसके अंदर क्या डाल दें, सिक्विस्टेंट्स डाल दें। तो क्या होगा, जो भी मेटल है जैसे कॉपर, आयरन और ये इस तरीके के जितने भी मेटल्स हैं उनको क्या कर लेगा, वो बांध लेगा कॉम्प्लेक्स आयन विद मेटल लाइक कॉपर एंड आयरन, ठीक है। ठीक है। तो सिक्विस्टेंट्स हमारे क्या हो गए, सिक्विस्टेंट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, आपके साथ जितने भी आपके जो खाने में जो आइटम्स हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इस तरीके के जो मेटल्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म कर लेते हैं, जिससे क्या होता है वो अपना काम नहीं कर पाते और खाने को ख़राब नहीं करते। तो सिक्विस्टेंट्स क्या हो गए, ये हमारे चिलेटिंग एजेंट्स है। ये आपका बी वाला ऑप्शन इसका ठीक हो गया, ठीक है। फिर विटामिन D3, विटामिन D3 की जो विटामिन D3 को और क्या बोलते हैं, विटामिन D3 को बोलते हैं कोल कैल्सीफिरॉल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम विटामिन D3 को, कोल कैल्सीफिरॉल, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, कोल कैल्सीफिरॉल विटामिन D3 का, ठीक है। ये हमने विटामिन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फूड इज डायरेक्टली गिवन इन द वेन्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो जब भी हम फूड को क्या करते हैं, डायरेक्टली वेन्स में देते हैं, इंट्रावेनस, ठीक है, इंट्रावेनस। हमारे पास दो मेथड है ना, हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड में तो हम क्या करते हैं, ट्यूब फीडिंग करते हैं। जैसे कि मान लो कोई पेशेंट है जो अपना फीड जो है नॉर्मल तरीके से नहीं खा पा रहा है, खाना अपना नॉर्मल तरीके से नहीं खा पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर दूसरे तरीके से उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को डालेंगे। तो दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक तो इंट्रावेनस है, जो तुम लोगों को चक्कर आने लगता है तो फिर क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, आपको ग्लूकोज दे देता है नसों के थ्रू, ठीक है, जो आपको वो दे देता है, वो ड्रिप लगा देता है ना, और आपकी वेन्स में वो ग्लूकोज को सीधे डाल देता है, तो आपको क्या होता है, एनर्जी आ जाती है। तो वो तो इंट्रावेनस मेथड हो गया, ठीक है। यह तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रावेनस मेथड बोलते हैं। तो इंट्रावेनस मेथड का क्या एग्जांपल है इनमें से, इंट्रावेनस मेथड का है पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन हमारा क्या है, इंट्रावेनस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। और पेरेंटल न्यूट्रिशन भी दो तरह के होते हैं, एक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। दो तरह के होते हैं आपके पेरेंटल न्यूट्रिशन भी, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरे इसमें जो इन्होंने ये देखा है एंट्रल न्यूट्रिशन, ये क्या है, ये ट्यूब फीडिंग है, ठीक है। जब ट्यूब के थ्रू आप जो आपने देखा होगा, मुंह के थ्रू एक ट्यूब लगा देते हैं, उस ट्यूब से जब खाना डालते हैं तो वो ट्यूब फीडिंग है, ठीक है। तो ये एंट्रल न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब फीडिंग बोलते हैं। पर इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है जब हम वेन्स के थ्रू देते हैं, यानी कि इंट्रावेनस देते हैं, ठीक है, नसों के थ्रू जब हम देते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, वो पेरेंटल न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है, जब हम नसों के थ्रू देते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। समझ में आ गया इतना, तो आसान है, इसका तो पढ़ाई होगा, आप लोगों ने डाइट थेरेपी में खूब पढ़ रखे हैं इसके चैप्टर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम एंड टेम्परेचर यूज्ड फॉर द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क को जब हम पास्चराइज करते हैं, पास्चराइज मतलब एक तरीके से बॉयल है, हाई टेम्परेचर पे जब हम उसे बॉयल करें ताकि उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाए, तो वो कौन सा टेम्परेचर है, वो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकेंड्स के लिए हम करते हैं पास्चराइजेशन, ठीक है। किस टेम्परेचर पर करते हैं, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, और कब के लिए करते हैं, बस 15 सेकेंड्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, पास्चराइजेशन मिल्क है, ठीक है। ये आपके बहुत सारे मेथड है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री रिक्वायर्ड, अगर आपको कोई भी रिसर्च करनी है तो सबसे पहले उसमें क्या करना होगा। देखो इसके सारे क्वेश्चन अब तक जितने आए हैं सब आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है।
पहले आ जाते थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर ठीक है, बस 2021 के बाद के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले वाले तो ये तो सब पढ़ा पढ़ाया है, आसान से क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्वायर्ड, अगर आपको रिसर्च करनी है तो इसमें से कौन सा जो है प्री रिक्वायर्ड है, किसको आपको पहले सोच के चलना होगा। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मुलेशन और रिसर्च क्वेश्चन ना, रिसर्च क्वेश्चन को सबसे पहले फॉर्मेशन करोगे, तो ये बोला प्री रिक्वायर्ड, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ठीक है। तो उसके लिए करोगे फॉर्मेशन और रिसर्च क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एक रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्म करने का काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना क्या करोगे, रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी टू इमिसिबल लिक्विड व्हेन मिक्स टुगेदर फॉर्म आ, ठीक है। जब दो ऐसे लिक्विड, वाटर हो गया और ऑयल हो गया, ठीक है, ऐसे मिक्स लिक्विड है जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी ये हम क्या कर लेते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो लिक्विड जो हैं, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसको हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट वो मिक्स नहीं करते हैं, हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, इमल्शन करने के लिए हम क्या लेते हैं, आपका लीसिथिन लेते हैं, लीसिथिन, ठीक है। ये एग में पाया जाता है, ठीक है, एक फास्फोलिपिड है, ठीक है। इसमें लिपिड है, ये लीसिथिन क्या है, लिपिड है, और इसमें क्या पाया जाता है, फास्फोरस ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। तो फास्फोरस ग्रुप में क्या होता है, लिपिड हमारा, फास्फोरस ग्रुप में हमारा प्लस और माइनस के साइंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, ये आपका जैसे मान लो फास्फोरस ग्रुप है, इसमें प्लस भी है माइनस भी है, ठीक है। तो ये एक तरफ क्या करता है, ऑयल को पकड़ लेता है, एक तरफ क्या करता है, वाटर को पकड़ लेता है, तो ऐसा हमें ऐसा लगता है कि दोनों मिक्स हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है लिपिड वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एनी टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड मतलब जो आपस में घुलते नहीं हैं, जब उनको भी हम एक साथ घोल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया आपका, उसको हम इमल्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मायोनीज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। सिम्टम ऑफ थायमिन डिफिशियंसी, ठीक है, थायमिन की डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या क्या हैं। थायमिन में क्या था हमारा, कौन सी प्रॉब्लम होती है थायमिन में, आपकी विटामिन, थायमिन क्या है, विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से आपको कौन सी रोग देखने को मिलता है, बेरी, कौन सा देखने को मिलता है, बेरी में भी हमारे पास क्या थे, दो थे, एक थे ड्राई बेरी और एक था वेट बेरी, ठीक है। दो थे ना ड्राई, और एक थर्ड वाला था इन्फेंटाइल बेरी, ठीक है। तो ड्राई और वेट मेन थे उसमें। तो ड्राई एंड वेट बेरी में क्या होता है, एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, ये ड्राई वाले में था, ठीक है। दूसरा है कार्डियो मेगेली, ठीक है, ये आपका किस में था, ये आपका ड्राई वाले में था। टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया में क्या होता है, और कार्डोमेगेली में क्या होता है, इन दोनों में हमारा जो हार्ट है वो सही से काम नहीं करता। टैकीकार्डिया में हार्ट बीट जो है नॉर्मल नहीं रहती, ठीक है, और आपका जो कार्डियोमेगेली में है, इसमें भी हार्ट जो है हमारा सही से काम नहीं करता, दोनों हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये हार्ट प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि वेट बेरी में क्या होता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। आपके हार्ट जो है सही से फंक्शन नहीं करता, या तो बहुत पल्स रेट बहुत हार्ड होती है उसकी, या फिर ठीक है, तो पल्स रेट जो उसकी तेज़ होने लगती है, इरेगुलर होने लगती है, तेज़ भी क्या इरेगुलर होने लगती है, जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, अलग हो जाती है, ठीक है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, आपकी जो बॉडी है उसमें, आपकी जो नर्व सिस्टम जो बॉडी है उसमें आपका जो कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, बॉडी में जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं होता है, ठीक है। जो आपके नर्व सिस्टम है वो सही से आपकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपका ड्राई बेरी में था, और ये दोनों आपके वेट बेरी में थे। कौन सा, कार्डियोमेगली और टैकीकार्डिया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके, एक तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया इसका आंसर, ठीक है, ड्राई बेरी में आता है ये। दूसरा आपका हो गया कार्डियोमेगली और टैकीकार्डिया, ठीक है। तीन हमारे एग्जाम्पल इसके हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखो एकदम ही दिखाई दे रहा है इसका आंसर, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में, लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबिन और केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये दो प्रोटीन हमारे मिल्क में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबिन और केसिन प्रोटीन हमारे पाए जाते हैं मिल्क में, ठीक है। दूध में केसिन प्रोटीन तो तुम्हें पता ही है, केसिन प्रोटीन तो इसका जो मेन प्रोटीन होता है वो केसिन प्रोटीन होता है, 80% प्रोटीन हमारा इसमें केसिन प्रोटीन होता है। बाकी जो लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबिन है ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, ये हमारे वे प्रोटीन के हैं, है ना। दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं ना मिल्क में, एक तो वे प्रोटीन पाया जाता है, एक केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो वे प्रोटीन में कौन से पाए जाते हैं, लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन्स हो गए, ठीक है। और केसिन प्रोटीन दूसरा हमारा कौन सा पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे तीन तरह के प्रोटीन हो गए, लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन और केसिन प्रोटीन, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई नेम ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, इसेंशियल फैटी एसिड्स के नाम हमें आइडेंटिफाई करने हैं। आसान है। इसेंशियल फैटी एसिड में एक तो लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड यानी कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3। लिनोलेनिक एसिड क्या है? ओमेगा 3। ठीक है, इसके अलावा आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, 3 हमारे क्या हैं? ये हमारे इसके एग्जाम्पल है लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या है? इसेंशियल फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें से हमारे क्या हो गए? हमारे जो इसेंशियल अमीनो एसिड हो गए, लिनोलेइक एसिड हो गया, लिनोलेनिक एसिड हो गया और आर्किडोनिक एसिड हो गया। 3 हमारे इसेंशियल है। अभी जो आर्किडोनिक है ना, आर्किडोनिक वाला जो ये वाला है, ये भी आपका क्या है? ओमेगा 6 यानी कि आपका किसका एग्जाम्पल है? ये लिनोलेनिक का लिनोलेइक का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? लिनोलेइक का एग्जाम्पल। एक तरीके का ओमेगा 6 ही है ये भी, आर्किडोनिक एसिड भी। ठीक है, तो लिनोलेइक का एग्जाम्पल है ये हमारा आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास कितने तरह के मेन जो इसेंशियल फैटी एसिड है हमारे पास 2 तरह के हैं। एक है लिनोलेइक एसिड, एक है लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेइक एसिड, ठीक है, लिनोलेइक एसिड। ठीक है, तो लिनोलेइक एसिड का एग्जाम्पल क्या है? आर्किडोनिक है। ठीक है, ओमेगा 6। ठीक है, लिनोलेइक का एग्जाम्पल आर्किडोनिक है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है वो लिनोलेनिक, यानी कि इसमें क्या है? इसका एग्जाम्पल, इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा 3। ठीक है, ओमेगा 3। तो लिनोलेनिक एसिड है ये। तो लिनोलेनिक एसिड के अंदर हमारे क्या पाया जाता है? 2 पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है EPA, ठीक है, दूसरा पाया जाता है DHA। ठीक है, EPA और DHA हमारे लिनोलेनिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, ओमेगा 3 के एग्जाम्पल ये 2 हैं और ओमेगा 6 का एग्जाम्पल ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो आपका लिनोलेनिक एसिड यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 3 है, इसका आपका है इकोसिपेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इकोसिपेंटेनोइक एसिड यानी कि EPA, सिपेंटेनोइक एसिड। ठीक है, EPA। और दूसरा है डोकोसोहेक्सिनोइक एसिड यानी कि DHA। ठीक है, DHA। तो 2 है हमारे डोकोसोहेक्सिनोइक एसिड। ठीक है, DHA। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? ये आपके लिनोलेनिक ओमेगा 3 के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हमारे 2 तरह के मेन पाए जाते हैं और बाकी इसके अंदर हैं जो आपके इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेजर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ आर। ठीक है, डायबिटीज़ के मेजर सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है ये। तो आप देखोगे तो डायबिटीज़ के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो है पॉलीयूरिया, एसिडोसिस और नॉक्टूरिया। ठीक है, नॉक्टूरिया, पॉलीयूरिया, एसिडोसिस। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे किसके एग्जाम्पल है? डायबिटीज़ के एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी ग्लोसिटाइटिस और टैकीकार्डिया हमारा विटामिन B के उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, विटामिन B1 में ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, विटामिन B2 में और B3 में ये वाली देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? तो ये किस में आएंगे? ये आपके पॉलीयूरिया, ठीक है, एसिडोसिस और आपका नेक्टोरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया क्या होता है? बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली होता है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। एसिडोसिस है आपका, आपकी बॉडी में एसिड कीटोसिस यानी कि एसिड बनने लगेगा आपकी बॉडी में। ठीक है, आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज और आपकी बॉडी क्या होगी? एसिडिक होने लगेगी। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ में क्या है? बॉडी के किससे एनर्जी लेने लगती है? डायबिटीज़ फैट से एनर्जी लेने लगती है, तो फैट ज़्यादा टूटने लगता है, जिसके चलते क्या होता है? आपको कीटोन बॉडीज और एसिडोसिस वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज को तो यूटिलाइज नहीं कर पाती ना बॉडी, अब एनर्जी तो चाहिए, तो क्या करते हैं? एसिड को तोड़ने लगते हैं। अब एसिड को तोड़ेगी तो बॉडी में क्या होगा? ज़्यादा आपका ज़्यादा एसिडिक बॉडी हो जाएगी आपकी। ठीक है, एसिडोसिस हो जाएगा आपको। दूसरा है नॉक्टूरिया है। नॉक्टूरिया में क्या होता है? यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली एट नाइट। ठीक है, तो जब रात के समय बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है। ठीक है, एक ही बात है दोनों, पॉलीयूरिया और पॉलीयूरिया में दिन में भी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन नेक्टोरिया में क्या है? रात में आपको फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये वाली 3 सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं डायबिटीज़ के केस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फूड एडिटिव्स गिवन इन लिस्ट 1 देयर फंक्शन। ठीक है, कुछ फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? फूड एडिटिव्स वो होते हैं जो हम फूड में ऐड करते हैं इंटेंशनली। ठीक है, जो हम इंटेंशनली मतलब जानबूझ के किसी रीज़न के चलते हम क्या करते हैं? फूड में चीज़ों को ऐड करते हैं, तो वो आपका क्या है? वो है आपका फूड एडिटिव्स। ठीक है, तो फूड एडिटिव्स में आपके पास है ईस्ट, और इसके फंक्शन क्या है? ईस्ट का काम क्या होता है? आपने देखा होगा ईस्ट हम कब यूज़ करते हैं?
लीवनिंग एजेंट्स के लिए, ठीक है। ईस्ट आपका जब आप पिज़्ज़ा बेस बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, वो जो पिज़्ज़ा बेस है वो फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है, यानी कि लीवनिंग एजेंट्स की तरह हम इसको ईस्ट को यूज़ करते हैं। फर्मेंटेशन भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। फर्मेंटेशन के लिए और लीवनिंग एजेंट एक ही बात है, ठीक है। जब हम फ्लफ़ी बना रहे हैं और उसमें एयर पॉकेट्स कर रहे हैं, जैसे ढोकले में हो जाते हैं ना, एयर पॉकेट्स हो जाते हैं, तो वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है, दबता है फिर वो, ठीक है। तो उसके लिए ईस्ट के लिए क्या करते हैं, हम लीवनिंग एजेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर है सोया लिसिथिन। सोया लिसिथिन क्या है, लिसिथिन अभी हमने बात की थी, इमल्सिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं लिसिथिन को, ठीक है। ये इमल्सिफिकेशन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, लिसिथिन को यूज़ करते हैं, ठीक है, इमल्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। और दूसरा है फिर है हमारा ब्यूट्रेट ब्यूट्रिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यून, ठीक है। ब्यूट्रिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यून ये हमारा BH है, क्या है, BH और BHT, सॉरी BHT, ठीक है, BHT, ठीक है। तो ये BHT को हम किस लिए यूज़ करते हैं, BHT को हम यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। किसकी तरह, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको हम एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं BHA को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है। बेंजोइल परऑक्साइड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग एजेंट की तरह, ठीक है। बेंजोइल परऑक्साइड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट। मतलब आपका जो आपने देखा होगा जो मार्केट में जो आटा आता है वो बिल्कुल वाइट कलर का आता है, ठीक है, प्योर वाइट, जबकि घर का आटा हमारा इतना प्योर वाइट नहीं होता है, उसमें अगर हम घर में आटा पिसवा रहे हैं तो वो इतना अच्छा वाइट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मार्केट का आटा बिल्कुल प्योर वाइट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या करती है कंपनी, बेंजोइल परऑक्साइड जो है उसके अंदर डाल देती है, तो ब्लीच कर देता है उसे, ठीक है, उसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम सॉर्बेट, ठीक है। कैल्शियम सॉर्बेट आपका क्या है, कैल्शियम सॉर्बेट आपका प्रिजर्वेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं। कैल्शियम सॉर्बेट को हम किस में यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव के लिए, ठीक है, 5th नंबर का, ठीक है। तो कैल्शियम सॉर्बेट क्या है, एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, ये किस में यूज़ करते हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स में, चीज़ में, योगर्ट में हम यूज़ करते हैं कैल्शियम सॉर्बेट को एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो गया, सबसे पहला ईस्ट हो गया। ईस्ट क्या है आपका, लीवनिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, तो आसान है। सोया लिसिथिन आपका इमल्सिफिकेशन का काम करेगा। ब्यूट्रिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यून जो है वो आपका करेगा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम, ठीक है। और फिर फोर्थ है बेंजोइल परऑक्साइड आपका करेगा, बेंजोइल परऑक्साइड आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जो आपका कैल्शियम सॉर्बेट है ये आप प्रिजर्वेटिव के लिए अपने फूड प्रिजर्वेटिव का काम करने के लिए फूड आइटम में डालते हो। किस में यूज़ करते हैं हम इसको, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, तो इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसके लिए हम कैल्शियम सॉर्बेट को यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव आइटम, ठीक है। चलो अब ये वाला समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बायोकेमिकल टेस्ट है, बहुत आसान है, ये बायोकेमिकल टेस्ट है, और कहाँ किस न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के लिए कौन सा टेस्ट हम लगाएंगे, ठीक है। तो सीरम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो जब हम अगर प्रोटीन चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या डाउट है कि सामने वाले को क्वाशिकोर वाली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जब कोई बच्चा हम ऐसा लेके गए जिसमें क्या है आपको दिखाई दे रहा है इडीमा वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, कंफर्म करने के लिए कि इसे PM की प्रॉब्लम है या नहीं है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो वो क्वाशिकोर का उसे डाउट होगा तो वो सीरम एल्ब्यूमिन चेक करेगा उसका, ठीक है। फिर फाइनल करेगा कि उसको क्वाशिकोर वाली प्रॉब्लम है या नहीं है। तो देखने से जब उसको जो क्लिनिकल साइंस है, क्लिनिकल साइंस में उसको हो सकता है स्वेलिंग हो सकती है बच्चे की बॉडी में, बच्चा मोटा मोटा लग सकता है, उसका टमी वाला एरिया ज़्यादा बड़ा लग सकता है, तो देख करके बच्चे को वो ये सोच सकता है कि इसको क्वाशिकोर वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने के लिए वो सीरम एल्ब्यूमिन का चेकअप का टेस्ट कराएगा, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट में हम बाद में जाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्लिनिकल साइंस देखते हैं, मतलब चेहरे पे, बॉडी पे देख करके, जो हमें जो डॉक्टर ने देखा होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपकी आईज चेक करता है, आपकी नेल्स चेक करता है, वो सब क्या है, वो क्लिनिकल साइंस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले अगर आपको डाउट है कि बच्चे में क्वाशिकोर वाली प्रॉब्लम हो सकती है तो आप उसका सीरम एल्ब्यूमिन जो है वो चेक करोगे, ठीक है। फिर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हम एनीमिया के केस में चेक करेंगे। आप देख रहे हो बच्चे की आंखें बिल्कुल येलो होती जा रही है, नेल्स येलो हो रहे हैं, स्किन पेल कलर की हो रही है, तो आप क्या करोगे, उसको हीमोग्लोबिन के लिए भेजोगे, तो कि हो सकता है कि उसको आयरन की कमी हो, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम उसके अंदर हो, ठीक है। तो एनीमिया में हम क्या चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं।
फिर थर्ड है यूरिनरी आयोडीन, ठीक है। आयोडीन आप किस में चेक करोगे यूरिन का, वो आप चेक करोगे ग्वाइटर के केस में, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि उसके गले में स्वेलिंग है और ग्वाइटर का केस आपको लग रहा है तो आप क्या चेक करोगे, यूरिनरी आयोडीन चेक करोगे उसका बच्चे का, ठीक है। फिर आपका सीरम रेटिनॉल, आप ऑब्वियसली रेटिनॉल क्या होता है हमारा विटामिन ए, ठीक है। रेटिनॉल हमारा क्या है, विटामिन ए की ही एक फॉर्म है। तो सीरम का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। ब्लड में जितना रेटिनॉल है वो चेक करने के लिए, जब आपको लगेगा कि बच्चे की आंख में आप देखोगे वाइट आउट स्पॉट देखने को मिल रहा है, आंखों में उसको कम दिखाई दे रहा है, ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, तो आप क्या करोगे, ये इसमें आप उसका सीरम रेटिनॉल चेक करोगे, ठीक है। तो ये हमारे बच्चे के क्या, बड़े में भी कर सकते हो तो ये हमारे कुछ बायोकेमिकल टेस्ट है, वो हम किस डिफिशियंसी में लगाते हैं। तो सीरम एल्ब्यूमिन कब लगाएंगे, क्वाशिकोड में लगाएंगे। हीमोग्लोबिन हम कब लगाएंगे, एनीमिया में लगाएंगे। आयोडीन हम लगाएंगे ग्वाइटर के केस में, और सीरम रेटिनॉल लगाएंगे विटामिन ए डिफिशियंसी के केस में, ठीक है। तो ये भी मुझे लगता है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन B12, और ये विटामिन्स है और विटामिन्स के फंक्शंस इन्होंने पूछे हैं, ठीक है। तो विटामिन B12 का दिया है इन्होंने, विटामिन B12 और उसके फंक्शंस पूछे हैं। तो विटामिन B12 का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है आपका, रोल इन अ फॉर्मेशन नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी को बनाने में का काम करता है हमारा विटामिन B12, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जिसको विटामिन B12 की कमी होती है उसे कौन सा वाला वो देखने को मिलता है, एनीमिया। तो उसको क्या देखने को मिलता है, पर्नीशियस एनीमिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रोल, क्योंकि उसमें आपका आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी नहीं बन पाती है अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, तो ठीक है। क्यों, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, पर्नीशियस एनीमिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का फंक्शन क्या है, विटामिन ए का फंक्शन है आपका इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। जो आपकी लेयर होती है, टिश्यूज़ होती है, जो स्किन की लेयर है, जो आपकी सेल्स की जो लेयर्स हैं उसको बनाने का काम करता है विटामिन ए, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। फिर विटामिन B3 है, सॉरी विटामिन ई है। विटामिन ई क्या करेगा, ये आपको प्रोटेक्ट करता है प्यूफा फ्रॉम ऑक्सीडेशन डैमेज, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्यूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। PUFA भी है, आगे कर गया है वो, ब्यूफा में है PUFA, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को ऑक्सीडेटिव डैमेज से ये बचाता है, उसके टूटने से उसको बचाता है कौन, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ई, सॉरी, ठीक है, विटामिन ई की बात कर रही हूँ मैं। ये आपका प्यूफा को, ऑक्सीडेटिव प्यूफा को टूटने से बचाता है, उसका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जो डैमेज होता है उससे बचाता है विटामिन ई, इसलिए ऑयल्स में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। फिर है थायामीन में आपका क्या है, रोल इन अ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। थायामीन यानी कि विटामिन B1 का काम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का काम करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का यानी कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने का काम ये करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेज द स्टेज ऑफ न्यू फूड प्रोडक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपने नया फूड प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन बना रहे हो, अपनी नए खुद के कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो फूड से रिलेटेड, तो उसका क्या स्टेजेस होंगी। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आइडिया जनरेशन होगा, सबसे पहले आपको आइडिया आएगा। दूसरा फिर आप स्क्रीनिंग करोगे, स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे उस आइडिया पे, ठीक है। जो भी आपने आइडिया किया है उस पर आप क्या करोगे, स्क्रीनिंग करोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे। फिर थर्ड नंबर पर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे। जब आपने सारे रिसर्च स्टडी कर लिए तो आप उसको कॉन्सेप्ट बनाओगे कि आखिर आपको काम क्या करना है। फोर्थ नंबर पे प्रोडक्ट बनाओगे, फिफ्थ नंबर पे कमर्शियलाइजेशन कर दोगे, मार्केटिंग कर दोगे उसकी, ठीक है, मार्केट में भेज दोगे। तो ये समझ में आ गया। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आइडिया जनरेशन आएगा, इसमें फर्स्ट नंबर पे आइडिया जनरेशन आएगा। सेकंड नंबर पे आपका आएगा स्क्रीनिंग, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे, फिर प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, फिर उसके बाद कमर्शियलाइजेशन करोगे, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स हैं अगर आप कोई नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हो मार्केट में, ठीक है। ये है आपका असर्शन और रीज़न वाला। इस बार का जो मैंने 2023 का पेपर सॉल्व किया है, आप लोगों ने शायद देख ली होगी वीडियो, उसमें कहीं भी असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन कोई था ही नहीं। ये मैंने भी बाद में नोटिस किया कि उसमें कोई भी असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन था ही नहीं। तो हो सकता है एनटीए वो अब उसको हटाने के बारे में विचार कर रहा हो, क्योंकि इसके अलावा बहुत से पेपर ऐसे हैं, जैसे कि ASRB नेट का में जब मैंने दिया था पेपर, तब मैंने ये देखा था कि उसमें असर्शन और रीज़न तो आते ही नहीं हैं। तो मुझे भी लगता है ये बकवास से क्वेश्चन है और ये इनका कोई लॉजिक मुझे लगता नहीं है और कन्फ्यूज़ भी करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे अच्छा तो यही है कि हटा दें, और इसीलिए मुझे वो पेपर पसंद आया जो 2023 का है, ठीक है। तो असर्शन और रीज़न वाला भी मैंने 24 का जो अभी जून 24 वाली जो
जो सीरीज़ मैंने बनाई थी उसमें मैंने देखा कि कोई भी असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन था ही नहीं, ठीक है, तो मुझे ठीक लगा वो पैटर्न। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन आर हायर देन द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है, जो कैल्शियम की ज़रूरत है, वो लैक्टेशन में हमारी प्रेगनेंसी से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात जो है सही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा कितना जो RDA 2020 वाला है, ठीक है, RDA 2020 जो आया है उसमें जो हमारा लैक्टेशन आर हायर देन प्रेगनेंसी, तो जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए जो दी है वो है 1000 मिलीग्राम पर डे। आपको कितना लेना है? 1000 मिलीग्राम पर डे लेना है, ठीक है। लेकिन लैक्टेशन के लिए, लैक्टेशन के केस में आपको कितना लेना है? 1200 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, यानी कि 200 की रिक्वायरमेंट जो है लैक्टेशन में ज़्यादा है, ठीक है। कैल्शियम के कंपैरिजन में 200 मिलीग्राम आपको कैल्शियम जो है वो ज़्यादा लेना है RDA 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए ये बात सही है कि आपका जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग लैक्टेशन आर हायर देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो कैल्शियम लैक्टेशन आपका प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में लैक्टेशन पीरियड में आपका बढ़ जाता है, तो ये ट्रू है, ठीक है, ये वाला ट्रू है। एज लैक्टेटिंग वुमेन्स लॉस बोन मास ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज लेस एस्ट्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये भी सही बोल रहा है कि जो हमारी लैक्टेटिंग मदर जो मदर अपने बेबी को फीड करा रही होती है, मिल्क पिलाती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ये जो जैसे कि हमारा एज लैक्टेटिंग वुमेन है, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, लॉस बोन मास, वो अपनी उनका बोन मास जो है वो कम हो जाता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में, क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके चलते जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, आपका लैक्टेशन में जो आपका कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, 200 मिलीग्राम कंपेरेटिवली बढ़ जाती है लैक्टेटिंग मदर की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें बाई मिस्टेक यू हैव ओवर बर्डन योर क्लोथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग ओवर ब्लूड योर क्लोथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग री एजेंट्स यू वुड यूज टू रेक्टिफाई द फॉल्ट, ठीक है। अगर आपने अपने कपड़े में गलती से बहुत ज़्यादा ब्लू लगा दिया है तो कौन सा केमिकल जो है वो आप यूज़ करोगे अपनी उस गलती को सुधारने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे एसिटिक एसिड को यूज़, ठीक है। एसिटिक एसिड को हम इसमें यूज़ करेंगे, जिससे जो आपने फालतू का ब्लू लगाया है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लू मतलब आपने बहुत ज़्यादा नीला कर दिया है, नील ज़्यादा लगा दिया है, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट है Which of the following apparel production system is based on the teamwork and shared responsibility for quantity and quality of output, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, which of the following apparel production system मतलब कि जहाँ आपके कपड़े बन रहे हैं, ठीक है, जो कपड़ों की फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे आप क्या करो, इज बेस्ड ऑन द टीमवर्क पे काम करो, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, और आप क्या करते हो, क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हो ताकि आपकी आउटपुट क्या हो सके, वो बढ़ सके, ठीक है। तो ये ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है आपका मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है, आप टीम परफॉर्मेंस करते हो, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम में क्या है, आप टीम परफॉर्मेंस करते हो, हेल्प ईच अदर टू फिनिश गारमेंट क्विकली, ठीक है। और आप क्या करोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे ताकि जो भी आपका गारमेंट है वो जल्दी से जल्दी फिनिश हो सके, तो उसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका किसका क्वेश्चन है, ये आपका अपीयरल डिजाइनिंग यानी कि क्लोथिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है लाइट फास्टनेस रेटिंग आर इन द रेंज ऑफ, ठीक है। लाइट फास्टनेस रेटिंग में हम कहाँ से लेते हैं, 1 to 8 का लेते हैं, ठीक है, 1 to 8 लेते हैं लाइट फास्टनेस रेटिंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, हम 1 to 8 लेते हैं। इसमें से क्या है आपका 1 to 8 लेते हैं, इसमें से 1 जो है वो पुअर है और जो 5 है, 1 to 8 नहीं, 1 to 5 है इसका आंसर, ठीक है। 1 जो है वो पुअर है, अगर आपको 1 नंबर मिलेगा लाइट की फास्टनेस के लिए तो आप मतलब कि आप पुअर, आपकी लाइट की फास्टनेस बहुत अच्छी नहीं है। 5 नंबर मिलेगा तो वो आपकी क्या है, एक्सीलेंट क्वालिटी है, ठीक है। 1 to 5 लेते हैं, और कहीं कहीं ना ये 1 to 8 भी दिया गया है इसको, ठीक है, कहीं कहीं 1 to 8 भी इन्होंने दिया है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, कहीं 1 to 8 भी दे रखा है, और वैसे जो इसका आंसर है वो 1 to 5 है, ठीक है।
ठीक है। तो एनटीए ने भी जो ये वाला क्वेश्चन है इसके दोनों ही सही बार माने हैं, 1 to 5 और 1 to 8 दोनों। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल रेंज क्या हो गई, 1 to 8 हो गई। 8 अगर मार्क्स आपको मिल रहे तो हाई रेटिंग है। ठीक है, इसके दोनों ही आंसर ठीक हैं। और 1 अगर मिल रहा है तो आपका पुअर है। ठीक है, मतलब बहुत कम, आपकी लाइट की फास्टनेस जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, मतलब आपका लाइट जो यूज़ कर रहे हो आप, उसकी चमक और उसका जो होनी चाहिए क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपको 1 मार्क्स मिल रहे हैं तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेट फैब्रिक दैट यूज फाइन वोस्टेड यार्न। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है आपका नेट फैब्रिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेट फैब्रिक, इनमें से कौन सा आपका नेट फैब्रिक है दैट इज यूज फाइन वोस्टेड यार्न, जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फाइन वोस्टेड यार्न के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। तो ये आपका जेफर है। ठीक है, कौन है, जेफर। जेफर हमारा नेट फैब्रिक यार्न है। ठीक है, इसको हम फाइन नेट फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं, और ये वोस्टेड यार्न है एक तरीके का जेफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर मेकिंग अ ड्रेस विथ कसूती एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, कसूती एम्ब्रॉयडरी से जब हम कोई ड्रेस बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स विल यू यूज़। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा मोटिव जो है वो यूज़ करेंगे, तो ये गोपुराम मोटिव जो है हम यूज़ करते हैं। गोपुराम क्या है, एक टेम्पल है। ठीक है, टेम्पल मतलब मंदिर। ठीक है, मंदिर का डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिलेगा, टेम्पल है ये। और ये हमारा हैंड एम्ब्रॉयडरी है ये। ठीक है, मेटल की हैंड एम्ब्रॉयडरी है ये, इसको हम कसूती बोलते हैं। ठीक है, कसूती हमारी कहाँ की है, कर्नाटका की है। कसूती हमारी कहाँ की है, कर्नाटका की है, कर्नाटका की है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बनाते हैं, इसमें हम गोपुराम बनाते हैं, इसमें हम टेम्पल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है कसूती। इसमें इसके अलावा आप लोटस फ्लावर भी बना सकते हो, तुलसी कैटी भी बना सकते हो, लैम्प्स, पैरट हो गया, पीकॉक हो गया, स्वान हो गया, कैटल्स हो गया, ये सब चीज़ें भी आप इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, मतलब नेचुरल एक तरीके से चीज़ों को इसमें बनाया जाता है। ठीक है, कसूती में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टिव डाई फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड्स विद द फैब्रिक। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, रिएक्टिव डाई जो है वो आपका कौन सा बॉन्ड जो है वो फॉर्म करती है हमारे फाइबर के साथ। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करती है, कोवैलेंट फॉर्म को कोवैलेंट फॉर्म बॉन्ड जो है वो बनाती है हमारी कौन सी, रिएक्टिव डाई। ये क्या है आपका टेक्सटाइल का जो डाई एंड टाई वाला चैप्टर है उसमें है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज होती है, अलग अलग तरह की डाइज होती है, तो उसमें से एक डाई हमारी रिएक्टिव डाई है। ठीक है, तो रिएक्टिव डाई क्या करती है, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड को बनाती है। ठीक है, फाइबर्स के साथ। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन एटम्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमारी कोई भी चीज़ है उसकी सबसे जो छोटा अणु होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, छोटे अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो आपका एटम्स के बीच में क्या बनाने लगते हैं, वो एटम्स के बीच में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। मतलब फाइबर और डाई जो है एक दूसरे के साथ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगी, जिससे एक अच्छा बॉन्ड बन के आ जाएगा। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई, ये फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, लेकिन डाई में भी ये पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का एडवांटेज नहीं है, ये कह रहा है नहीं है भाई। ठीक है, तो कौन सा एडवांटेज नहीं है, एक तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है क्या, यूज फॉर सिंथेटिक प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ पॉलीमर, नैनो पार्टिकल एंड नैनो। ठीक है, नैनो पार्टिकल एंड नैनो पोरस स्ट्रक्चर, टेक्सटाइल सरफेस एक्सेट्रा। ठीक है, जब हम प्लाज्मा टेक्नोलॉजी देते हैं तो हम ये सिंथेटिक, जो हमारा सिंथेटिक वाला इंडस्ट्रीज है उनमें हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेसिंग में यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट पे यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, जो नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो पोरस है, जो भी हमारा फाइबर है, फैब्रिक है, उसके बिल्कुल छोटा जो नैनो पार्टिकल, उसका सबसे छोटे अणु पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम एब्रेशन रेसिस्टेंस को, ये हमारा नैनो टेक्नोलॉजी का भी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें हम इंक्रीज एब्रेशन रेसिस्टेंस को तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाइंग की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, और गिव्स लिक्विड रिपीलिंग। ठीक है, लिक्विड रिपीलिंग को भी हम, रिपेलेंसी को भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि एब्रेशन रेजिस्टेंस मतलब मजबूत बनाना कपड़े को, ताकि वो घिसने से फटे ना। ठीक है, डाइंग की स्पीड तेज हो जाए। ठीक है, ये सब हम इसके नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी होता है जब हम कोई भी हमारा फाइबर है उसके जो नैनो सबसे छोटा जो अणु है उस पर हम इस तरीके से उसकी क्वालिटी को बेहतर बना दें कि वो पूरे फाइबर की क्वालिटी अपने आप ही अच्छी हो जाए। ठीक है, और
लिक्विड रिपेलेंसी को भी हम इसमें बढ़ाते हैं कि लिक्विड जो है वो उसमें अच्छे से टिक जाए, ठीक है, आर पार ना हो। तो ये चीज़ें हम इसमें बढ़ा सकते हैं, और इसमें से जो इसका आंसर है वो असिस्ट बायो स्कोरिंग इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी, जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू हम असिस्ट बायो स्कोरिंग को नहीं करते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा है तो इसका एग्जाम्पल हमारा ये होगा, ठीक है, इसका आंसर हमारा ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटिंग ऑफ डार्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है, जैसे हम डार्ट शिफ्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम इस डार्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो इसमें से डार्ट को हम जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो कौन सी चीज़ें हम शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ डार्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर चेंजेस आर, तो क्या क्या चेंजेस उसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस क्या आएगा, गारमेंट की फिटिंग में बदलाव आएगा, मतलब आपको गारमेंट में फिटिंग करनी है, इसीलिए जो उसकी डार्ट है आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। डार्ट पता ही होगा जो ब्लाउजेज में और उसमें पड़ती है आगे से, स्टार्टिंग से जो हम तिकोनी सी एक लाइन हम ब्लाउजेज में डाल देते हैं ताकि जो आपका बस्ट वाला एरिया है वो अच्छा आए उसमें, ठीक है। तो फिट के लिए, फिटिंग अच्छी आए उसके लिए हम डार्ट को शिफ्ट करते हैं, और डिज़ाइन ऑफ द गारमेंट, गारमेंट के डिज़ाइन के लिए हम डार्ट को शिफ्ट करते हैं। तो दो आंसर आपके ये हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेकिंग अ ड्रेस फॉर योर सेल्फ इन अ प्लेन वोवन फैब्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक विल यू यूज, ठीक है। अगर आप फॉर मेकिंग अ ड्रेस, अगर आप अपने लिए खुद के लिए ड्रेस बना रहे हो, फॉर यूजिंग अ प्लेन वोवन फैब्रिक, क्या यूज़ करके, प्लेन वोवन फैब्रिक को यूज़ करके आप अपने लिए ड्रेस बना रहे हो, तो कौन सा फैब्रिक जो होगा इसमें सूटेबल होगा। तो एक तो इसमें पर्सियल वाला, ठीक है, परकेल परसेल जो भी है ये, ठीक है। फिर है बर्लैप वाला, और थर्ड है आपका इसमें फ्लैनल, ठीक है, फ्लैनल, ठीक है। ये तीन जो हैं आपके, ये आपके यूज़ अच्छे फैब्रिक के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, अपने प्लेन वोवन फैब्रिक का गारमेंट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर फैशन, ठीक है, इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो फैशन को फेवर करता है, ठीक है। तो कौन सा करेगा, एक तो एडवर्टाइजमेंट करेगा, भाई जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट आप दोगे उतने ही लोग जो है उस फैशन को अडॉप्ट करेंगे। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, कितने आसानी से चीज़ें हम तक पहुँच रही है और कम्युनिकेशन हमारा ठीक हो रहा है, ठीक है। थर्ड है द इकोनॉमी ऑफ अबंडेंस, कि आपके पास पैसे कितने हैं, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ अबंडेंसेस, आप उस फैशन को अडॉप्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो हमारा ए, बी और ई जो है वो इसके आंसर होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर जो है हमारा सेलुलोज, स्टार्च और पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड क्या है, हमारी चेन ऑफ प्रोटीन है, जिसमें नायलॉन, केवलर, पॉलिएस्टर, बेकलिट, मिलामाइन और पॉलीकार्बोनेट्स में हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, पॉलिएस्टर और नाइलॉन, इसमें हमारे कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, जब हमारे पास फाइबर के जो अणु हैं, ठीक है, जैसे कि जो भी फाइबर है उसके अणु के अंदर ऐसी क्वालिटी होगी कि वो अपने आप ही अणु जो है आपस में चिपक करके फाइबर को बना लेंगे, ठीक है। तो उसे तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, हमें उसमें क्या देना पड़ेगा, एक बाई प्रोडक्ट देना पड़ेगा, तब वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, यानी कि उन्हें वाटर मिले, कहीं से एयर से मिले, एटमॉस्फेयर से मिले, तब वो आपस में चिपकेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन होता है उसमें हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती, उसमें अपने आप में ही उन अणुओं में ऐसी क्वालिटी होती है कि वो आपस में चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं एडिशनल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, हमें उनको कुछ बाई प्रोडक्ट देना पड़ेगा फाइबर्स के अंदर के अणुओं को, तब जाके वो आपस में चिपक के फाइबर बनाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेयर से या कहीं से वो वाटर या इस तरीके के उसको ले लेते हैं बाई प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा पॉलिएस्टर और नाइलॉन है हमारा कंडेंसेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्हें बाई प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है हमारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
give below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. ठीक है, assertion और reason वाला क्वेश्चन है ये. overweight people look heavier in stiff fabric. ठीक है, तो सही बात है. जो अगर overweight जो मोटे लोग हैं, अगर वो stiff fabric पहनेंगे, stiff fabric मतलब जैसे मान लो ग्लास का फैब्रिक हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा फैब्रिक है ऑर्गेन्जा हो गया जो स्टिफ रहता है, ठीक है, तो उससे आप और भी ज़्यादा मोटे लगोगे. तो सही बात है, और भी ज़्यादा मोटे लगेंगे हम. दिस फैब्रिक स्टैंड अवे फ्रॉम द बॉडी. क्यों? क्योंकि वो फैब्रिक जैसे आपकी बॉडी का शेप ये है, तो वो फैब्रिक ऐसे स्टिफ रहेगा. ठीक है, तो इतनी एडिशनल लेंथ चौड़ाई जो है वो आपको ऐड कर देगा. वो इतने एरिया की चौड़ाई जो है और ऐड हो जाएगी, तो आप और भी मोटे दिखोगे. ठीक है, फ्रॉम द बॉडी क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ एडिशनल थिकनेस. तो एक्स्ट्रा थिकनेस आपके उसमें ऐड हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, और भी ज़्यादा मोटे दिखोगे. तो दोनों ही ये ट्रू हैं. ठीक है, तो स्टिफ फैब्रिक उन्हें नहीं ले पहनने चाहिए जो मोटे लोग हैं. ठीक है, इससे वो और भी ज़्यादा मोटे दिखाई देते हैं. फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फिगर टाइप है और ये उसके डिस्क्रिप्शन है. तो हमें फिगर टाइप को उसके डिस्क्रिप्शन से मैच करना है. तो फिगर टाइप्स में सबसे पहला है आपका आइडियल टाइप है आपका. इसमें आइडियल टाइप कौन सा होता है? कर्व आउटवर्ड ग्रेजुअली फ्रॉम द वेस्ट एंड राउंड. ठीक है, जब आपका जो कर्व है वो वेस्ट एंड राउंड से बाहर की तरफ आ रहा हो. ठीक है, जैसे कि आपका ये है कर्व आउटवर्ड ग्रेजुअली फ्रॉम वेस्ट एंड ओवर हिप राउंड हिप बोन. ठीक है, इस तरीके से का कर्व आता है. तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो आपका आइडियल टाइप बॉडी कर्व है. ठीक है, बॉडी शेप है. समझ में आ गया? तो इसका आंसर ये होगा. ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर शेप. स्क्वायर शेप आपका क्या होता है? स्क्वायर शेप है कर्व आउटवर्ड्स एब्रप्टली फ्रॉम वेस्ट एंड फॉल्स स्ट्रेट टू हिप. ठीक है, ये वाला यानी कि इस तरीके का स्ट्रेट कर्व जब बनता है, ठीक है, तो वो आपका स्क्वायर शेप हो जाएगा. ठीक है, यही बोल रहा है आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ आपका फॉल्स वेस्ट एंड फॉल्स स्ट्रेट टू हिप, मतलब यहाँ से बिल्कुल से स्ट्रेट होकर के आपकी बॉडी में वो कपड़ा आ रहा है. ठीक है, वो कर्व आ रहा है. आपकी बॉडी ऐसी होगी, ये बिल्कुल डब्बे जैसी. ठीक है, तो वो किसमें आएगा? स्क्वायर शेप में आएगा. ठीक है, फिर है हार्ट शेप. हार्ट शेप में क्या होता है आपका? ये है हार्ट शेप. ठीक है, यानी कि यहाँ तो आपका ठीक है दोनों टाइप, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा शेप बढ़ गया है. ठीक है, आपकी कमर ज़्यादा है. ठीक है, तो कर्व आउटवर्ड्स एब्रप्टली फ्रॉम वेस्ट एंड राउंड शेप इज इनवर्ड. ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, बाहर से राउंड होते हुए अंदर की तरफ आ रहा है. ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका हार्ट शेप है. ठीक है, कर्व इस तरीके का बन रहा है आपका. ये तो हो गया ना कर्व. ठीक है, तो ये आपका हार्ट शेप कर्व हो गया. ठीक है, डायमंड शेप क्या है? डायमंड शेप आपका ऐसा है. ठीक है, ठीक है, ये डायमंड शेप है, यानी कि कर्व जो है डायगोनली आ रहा है, ऐसे टेढ़ा होकर, मतलब आपका बस्ट एरिया कम है और ये वाला जो आपका कमर वाला एरिया है वो ज़्यादा हो गया और फिर आपका हिप एरिया जो है फिर से कम हो गया है. तो इसी तरीके से आप देखते हैं. तो इसमें क्या है? कर्व डायगोनली टूवर्ड फ्रॉम द वेस्ट टू हिप. ठीक है, इस तरीके से टेढ़ा जा रहा है वेस्ट से लेकर के हिप की तरफ. तो इस तरीके का शेप आपका बन रहा है. मतलब आपका शेप कैसा हो गया है? आपका बस्ट एरिया कम है और ये वाला कमर वाला एरिया ज़्यादा है और फिर नीचे आते हुए हिप एरिया फिर से कम हो गया है. ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल शेप हो गया है, जो डायमंड शेप हो गया. ठीक है, तो इस तरीके के शेप हैं ये बॉडी के. पियर शेप हो गया, एप्पल शेप हो गया, कई तरह के शेप्स हम पढ़ते भी हैं उसमें. ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के शेप्स इन्होंने पूछे हैं. ये भी टेक्सटाइल का और क्लोथिंग का ही आपका क्वेश्चन है. इसके बाद नेक्स्ट है, ये है विच द कलर प्रॉब्लम गिवन इन लिस्ट 1 एंड देयर डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो आपका कलर प्रॉब्लम को पूछा गया है कहाँ? जब आप डाई कर रहे हो. ठीक है, डाई के टाइम पे अगर आप ये वाली प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है तो आपको इसका आंसर पूछे गए हैं. ठीक है, फिर है सबसे पहला है इसमें फ्रॉस्टिंग. फ्रॉस्टिंग क्या होता है आपका? फ्रॉस्टिंग होता है चेंज इन अ कलर ड्यू टू द लोकलाइज्ड एब्रेशन वेयर. ठीक है, लोकलाइज एब्रेशन वेयर के चलते आपके जो कलर हैं वो बदल रहे हैं. ठीक है, तो आपका ये फ्रोस्टिंग में क्या है? फ्रोस्टिंग में आपका है जो भी लोकलाइज्ड, मान लो आपकी कॉलर वाला एरिया है. ठीक है, कॉलर वाला एरिया हो गया, अंडर आर्म्स वाला एरिया हो गया, नीज वाला एरिया हो गया. जब ये आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो बार बार इनसे क्या होता है? अब्रेशन होता है, घर्षण होता है, घिसते हैं ये. ठीक है, जिसके चलते उस लोकलाइज्ड एरिया का जो कलर है वो आपका फेड होने लगता है, उड़ जाता है. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रोस्टिंग बोलते हैं. ठीक है, तो वो फ्रोस्टिंग है.
ठीक है, तो पहले वाला का ये हो गया। इसके बाद सेकंड क्या बोला है इन्होंने, टेंडरिंग। ठीक है, टेंडरिंग में आपका क्या है, टेंडरिंग में है वीक एरिया इन अ फैब्रिक। ठीक है, वीक एरिया इन अ फैब्रिक रिजल्टिंग फ्रॉम केमिकल डैमेज। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके फैब्रिक का जो केमिकल डैमेज के चलते जो एरिया जो है वो आपका कमज़ोर हो जाता है, उसे टेंडरिंग बोलते हैं। टेंडरिंग का मतलब ये होता है पकाना। ठीक है, कमज़ोर हो जाना। ठीक है, तो यही है आपका टेंडर, मतलब कमज़ोर होना एक तरीके से। ठीक है, वीक एरिया जो फैब्रिक में हम केमिकल्स लगा रहे हैं, केमिकल के डैमेज के चलते जो वीक एरियाज़ होते हैं उसको हम टेंडरिंग बोलते हैं। ठीक है, केमिकल्स के चलते जो आपके कपड़ा जो है वो कमज़ोर हो जाता है कहीं कहीं से, तो उसको बोलते हैं टेंडरिंग। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया। फिर है आपका बेरीज। ठीक है, बेरीज में क्या है आपका, इसमें हॉरिजॉन्टल ऑफ शेड बैंड अक्रॉस फैब्रिक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऑफ शेड बैंड अक्रॉस फैब्रिक। ठीक है, जो भी आपका पूरे फैब्रिक में, ठीक है, पूरे फैब्रिक में जो हॉरिजॉन्टल जो आपका ऑफ शेड हो जाता है, कलर निकल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कपड़ों में कभी कभार क्या आता है, इस तरीके की धारियाँ बनी हुई आती है ऑफ शेड की। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, वो आपकी बेरी कहलाती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऑफ शेड बैंड अक्रॉस फैब्रिक, फैब्रिक में पूरा आपका इस तरीके की धारियाँ, हल्के कलर की धारियाँ पड़ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं बेरी। ठीक है, फिर है मेटेमराइज्म। ठीक है, मेटेमराइज्म में आपका क्या है, ये है आपका सेम कलर अपियर्स डिफरेंट अंडर डिफरेंट लाइट सोर्सेज। ठीक है, अगर आप कोई भी कलर है उसको अलग अलग लाइट सोर्सेज में देखोगे तो उसमें अलग अलग तरीके से वो दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, एक ही कलर है, आपने देखा होगा जब आप शोरूम में जाते हो तो वहाँ की लाइटिंग में आपका कपड़ा बहुत चमक के आता है, बहुत अच्छा कलर दिखाई देता है, लेकिन घर में जब हम आते हैं तो वही डिफरेंट कलर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटेमराइज्म बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉटन स्पिनिंग सिस्टम। ठीक है, कॉटन स्पिनिंग सिस्टम का सही सीक्वेंस हमें देना है। तो कॉटन को जब हम स्पिनिंग कर रहे हैं, उसकी कताई कर रहे हैं, तो उसके क्या सीक्वेंस आएंगे। सबसे पहले तो आपका इसका आएगा ब्लेंडिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ब्लेंडिंग करोगे। दूसरे नंबर पर आप उसकी पिकिंग करोगे। थर्ड नंबर पर आप उसको करोगे कार्डिंग करोगे उसकी। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आप ड्राइंग करोगे। फिफ्थ नंबर पर आप रोविंग करोगे। सिक्स नंबर पर आप उसकी स्पिनिंग करोगे। ठीक है, तो ये स्पिनिंग सिस्टम है, ये हम पढ़ते हैं जब हम टेक्सटाइल में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉटन का चैप्टर पढ़ा होगा तो कॉटन की स्पिनिंग है उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें हम ये सारे प्रोसेस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका ब्लेंडिंग, सेकंड नंबर पे पिकिंग, थर्ड नंबर पे आपका कार्डिंग, फोर्थ नंबर पे आपका ड्राइंग, फिफ्थ नंबर पे आपका रोविंग और सिक्स नंबर पे आपका स्पिनिंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कन्वर्टिंग द वेस्ट डार्ट ऑफ अ बॉडी इनटू टू फ्रेंच डार्ट। ठीक है, जो आपकी वेस्ट डार्ट है उसको दो फ्रेंच डार्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या सीक्वेंसेस है। ठीक है, अब ये जो फ्रेंच डार्ट है ये ज़्यादा बेहतर होती है हमारी स्टैंडर्ड बस डार्ट से, इसीलिए हमारे पास अगर कोई एक डार्ट है, कोई हमने वेस्ट डार्ट बना रखी है, तो उसको हम दो फ्रेंच डार्ट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा क्लोथिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है फ्रेंच डार्ट को, वेस्ट डार्ट को फ्रेंच डार्ट में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फ्रंट बॉडी के, ठीक है, उसको ट्रेस करोगे। ठीक है, ट्रेस किसमें करते हैं, आपने जो भी आपको डार्ट डालना है उसको आपने ट्रेस किया, ट्रेसिंग पेपर से हम उसको क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, उसको छाप लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे क्या करोगे, ड्रॉ द लाइन फॉर द फ्रेंच डार्ट। फिर जहाँ भी आपको फ्रेंच डार्ट डालनी है आपने वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, थर्ड नंबर पे करोगे लोकेट द पोजीशन एंड ड्रॉ द लाइंस फॉर द नंबर ऑफ फ्रेंच डार्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप पोजीशन को लोकेट करोगे कि कहाँ आपने डालनी है, एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ द नंबर। ठीक है, और आप लाइन के नंबर को ड्रॉ द लाइन का नंबर ड्रॉ करोगे ऑफ फ्रेंच डार्ट, किसके लिए, फ्रेंच डार्ट के लिए। ठीक है, फ्रेंच डार्ट के लिए आपने क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है जहाँ आपने अपनी फ्रेंच डार्ट डालनी है। ठीक है, थर्ड नंबर पे ये हो गया, सेकंड नंबर पे ये था। अब फोर्थ नंबर पे है हमारा शॉर्टन द डार्ट्स एंड कनेक्ट द एंड ऑफ द डार्ट लाइन टू द एपेक्स। ठीक है, जो आपकी डार्ट्स है उसको छोटा करोगे और जो एपेक्स है उसमें आप अपनी डार्ट की लाइन को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। फोर्थ नंबर पे ये आ गया। फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा कट द फ्रेंच डार्ट लाइन। ठीक है, फिर आपकी जो फ्रेंच डार्ट लाइन है उसको कट करोगे। सिक्स नंबर पे करोगे क्लोज द वेस्ट डार्ट। ठीक है, फिर आपकी जो वेस्ट डार्ट थी जिसे आप कन्वर्ट करो उसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, फिर सेवन नंबर पे करोगे डिस्ट्रीब्यूट द डार्ट कंट्रोल इक्वली। ठीक है, जो आपकी डार्ट है उसको इक्वली आप कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जो हैं
ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कहाँ पढ़ते हैं? क्लोथिंग में पढ़ते हैं। तो जब आप क्लोथिंग पढ़ोगे तब ये वाले क्वेश्चन आपको अपने आप ही समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो डार्ट्स वाले या क्लोथिंग वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपके तभी समझ में आएंगे जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो ठीक है। फिर है आपका कोमोर्बिड मीन्स, ठीक है। कोमोर्बिड हमारे क्या होता है? कोमोर्बिड होता है अ डिसऑर्डर और कंडीशन दैट में को अकर विद अनदर डिसऑर्डर और कंडीशन, ठीक है। कोमोर्बिड हम किसको बोलते हैं? कोई ऐसा डिसऑर्डर और कंडीशन जो किसी और डिसऑर्डर और कंडीशन के साथ चल रहा हो, ठीक है। जब दो प्रॉब्लम एक साथ चल रही होती है, दो बीमारियाँ, कंडीशन, प्रॉब्लम एक साथ चल रही होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोमोर्बिड मीन्स बोलते हैं, ठीक है। अ डिसऑर्डर और कंडीशन, एक डिसऑर्डर और कंडीशन दैट में अकर, जो हो सकती है विद अनदर डिसऑर्डर और कंडीशन, दूसरे किसी डिसऑर्डर कंडीशन के साथ हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोमोर्बिड बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 5th ग्रेड स्टूडेंट विद द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है किसी को, 5th क्लास के बच्चों को, attend a general education class full time with support from a specific एजुकेशन टीचर, ठीक है। उसको फुल टाइम हम क्लासेस अटेंड कर रहा है वो, और किसकी सपोर्ट से? एक फुल टाइम टीचर के सपोर्ट से, ठीक है। फुल टाइम जो आप फुल टाइम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं एक स्पेशल एजुकेशन टीचर के सपोर्ट से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। IEP का ये सबसे अच्छा मेथड है। टर्म टू इंटीग्रेट सोशल स्किल्स ट्रेनिंग इनटू द जनरल एकेडमिक करिकुलम फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें आप ये क्या करेगा? ये किसके अंदर आ रहा है ये वाला प्रोग्राम? ये हमारा आ रहा है इंक्लूड पीयर टू पीयर सपोर्ट इन द जनरल एजुकेशन क्लास एज पर द स्टूडेंट्स IEP, ठीक है। तो ये सही है। IEP के अकॉर्डिंग हम जब एक एक स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जनरल क्लास में, मतलब कि उस बच्चे को अलग नहीं निकाला, जिससे स्पेक्ट्रम में जो सब बच्चों की क्लास है उसी क्लास में जो हमारा इंक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट है, मेन स्ट्रीमिंग इंक्लूजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चल रहे हैं, और उसे हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, IEP मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। IEP का मतलब क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत लेकर के हम उसे चल रहे हैं। और तो इंक्लूड पीयर टू पीयर सपोर्ट इन द जनरल एजुकेशन क्लास एज पर द स्टूडेंट्स IEP, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये IEP के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, इथियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अटैचमेंट वॉज प्रपोज्ड बाई, तो ये वैसे तो हमारी लॉरेंज ने दी थी। किसने दी थी? लॉरेंज ने। जो बत्तख वाला एग्जाम्पल था ना, मैंने आपको बताया भी है थ्योरी पढ़ाते समय, तो लॉरेंज ने हमारा मेन तो ये लॉरेंज दी थी, लेकिन लॉरेंज पे ही आगे काम किया था बॉल्बे ने, ठीक है। तो इन्होंने इसका बॉल्बे नाम दे रखा है, पर इसमें लॉरेंज का होना चाहिए था नाम, ठीक है, क्योंकि इथियोलॉजिकल थ्योरी जो है अटैचमेंट की वो तो लॉरेंज ने दी थी, लेकिन उसको ह्यूमन्स पे किसने कनेक्ट करके देखा था? वो बॉल्बे ने देखा था, ठीक है। तो इसका वैसे लॉरेंज होना चाहिए, पर इन्होंने ऑप्शन में बॉल्बे दे रखा है, तो वो भी ठीक ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन टीचर इज पार्टिसिपेटिंग इन अ 3-year री-एवोल्यूशन ऑफ अ हाई स्कूल स्टूडेंट विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। एक स्पेशल एजुकेशन टीचर है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन टीचर वही होते हैं जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन बच्चों के साथ काम करते हैं। इज पार्टिसिपेटिंग इन अ 3-year री-एवोल्यूशन ऑफ अ हाई स्कूल स्टूडेंट विद एन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो क्या पार्टिसिपेट कर रहा है 3-year री-एवोल्यूशन प्रोग्राम में, और किसके साथ कर रहा है? जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं हाई स्कूल में, उनके साथ वो काम कर रही है, ठीक है। एज पार्ट ऑफ एन असेसमेंट द टीचर अकम्पनीज द स्टूडेंट to a store and ask the student to locate and purchase an item, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? टीचर्स ने बोला एज अ पार्ट ऑफ एन असाइनमेंट, तो उन्होंने असाइनमेंट के एक पार्ट में द टीचर अकम्पनीज द स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर क्या बोलती है स्टूडेंट्स को कि टू अ स्टोर एंड आस्क द स्टूडेंट टू लोकेट द परचेज एन आइटम, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट, ठीक है। तो और उनसे बोला गया है कि जाओ और अपना आइटम खरीद करके लेके आओ। तो ये किसका आंसर है? ये है ऑथेंटिक का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा? ऑथेंटिक का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इससे क्या मिल रही है आपको? ऑथेंटिक नॉलेज मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है ऑथेंटिक का, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पहला वाला जो है ये 36 वाला है, इसको देखेंगे बाद में। वन ऑफ द रीजन फॉर यूजिंग ड्रग्स बाय द एडोलसेंस इज, ठीक है, एडोलसेंस में अगर जो आपने देखा होगा एडोलसेंस बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका सिंपल रीज़न है प्लेजरेबल फीलिंग, यानी कि आनंद मिलता है भैया उन्हें ड्रग्स लेने में। बच्चों को क्या है, उन बच्चों को कुछ नया चाहिए होता है, आनंदमय चाहिए होता है, इन्जॉय करने के लिए चाहिए होता है, तो वो प्लेजरेबल प्रिंसिपल है, इसीलिए जो एडोलसेंस है वो ड्रग्स में ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है, उस एज में ड्रग्स लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कंपेयर टू यंग एडल्ट, मिडिल एज एडल्ट हु लूज देयर जॉब्स, मतलब यंग एडल्ट मतलब जो नए नए बच्चे बड़े हो रहे हैं, मतलब 18th ईयर के बाद के जो बच्चे हैं वो जब बड़े हो रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में जो हमारे मिडिल एज है, मतलब 30, 40, 50 वाले एज के जो लोग हैं, उनको जॉब्स की पॉसिबिलिटीज़ कम हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? वो ज़्यादा जॉब्स खो रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी, इसका रीज़न क्या है? टेंड टू स्टे अनएम्प्लॉयड लॉन्गर, मतलब बहुत समय तक अगर आप अनएम्प्लॉयड रहते हो तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है और जो ग्रेटिफाई वर्क एज द एज, ठीक है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी जॉब्स के लिए वो कम होने लगती है, ठीक है। मतलब शुरू में तो आपको अगर स्टार्टिंग में ही आपको जॉब मिल गई तो आप धीरे 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 उसमें इम्प्रूव कर लोगे, लेकिन शुरू में आप अनएम्प्लॉयड हो और आप 30, 40, 50 में आप जब जॉब ढूंढ रहे हो तो उस समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हो जाएंगी वो कम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ यंगर प्री स्कूलर एंड ओल्डर प्री स्कूलर पर्सपेक्टिवली व्हेन दे इंडल्ज इन प्ले? क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द फोकस ऑफ यंगर प्री स्कूलर्स एंड ओल्डर प्री स्कूलर रिस्पेक्टिवली व्हेन दे एल्ज। तो जैसे जैसे आपका व्हाट इज़ द फोकस ऑफ यंगर प्री स्कूलर, जो आपके छोटे यंगर प्री स्कूलर्स हैं, छोटे बच्चे हैं और उनसे थोड़ा बड़े बच्चे ओल्डर प्री स्कूलर, ठीक है। यंगर प्री स्कूलर आपका 3 से 6 साल और ओल्डर प्री स्कूलर 6 से 12 साल के बच्चे रिस्पेक्टिवली व्हेन दे इंडल्ज, तो जब वो प्ले में इंडल्ज होते हैं, प्ले में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका क्या फोकस होता है, ठीक है। तो वो शेयर्ड एक्टिविटी, ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट आपका उसमें आएगा, ठीक है। शेयर्ड एक्टिविटीज़ को शेयर करते हैं वो, ठीक है। ट्रस्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट पे वो दोस्ती करते हैं, यानी कि खेल खेलते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ को शेयर करेंगे, ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट को शेयर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रीडिंग रेडीनेस स्किल्स, रीडिंग रेडीनेस स्किल इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्रहेंशन दैट इंक्लूड। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वन ऑफ द रीडिंग रेडीनेस। रीडिंग रेडीनेस का मतलब ये है जब बच्चा इस लायक हो जाए कि वो पढ़ सके चीज़ों को, ठीक है, तो वो क्या है? रेडीनेस कहलाती है, ठीक है। तो रीडिंग रेडीनेस हम उसे बोलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग रेडीनेस स्किल इज द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्रहेंशन दैट इंक्लूड्स, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आएगा एबिलिटी टू अरेंज। अब तो जब आपके अंदर रेडीनेस होने लगेगी तो क्या क्या चीज़ आपके पढ़ने के लिए आप रेडी होने लगोगे तो क्या क्या चीज़ आपके अंदर दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो एबिलिटी टू अरेंज अ पिक्चर स्टोरी विद इवेंट्स इन द करेक्ट सिक्वेंस, ठीक है। तो ये मतलब आप क्या करोगे? जो भी पिक्चर स्टोरीज़ है, ठीक है, जो भी स्टोरीज़ हैं उनको एक करेक्ट सीक्वेंस में बच्चे लगाना शुरू कर देंगे। एबिलिटी टू टेल सम पर्सनल एक्सपीरियंस, वो अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना शुरू कर सकते हैं। एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चन अबाउट अ स्टोरी विच हैज़ बीन रीड एंड टेल इट इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो आप एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस को आंसर करने की एबिलिटी अबाउट अ स्टोरी, किसी भी स्टोरी के लिए, ठीक है, विच हैज़ बिन रीड एंड टेल इट इज़ सिंपल वर्ड्स, और जिसे हम पढ़ सकते हैं और सिंपल वर्ड्स में हम उसे बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी और डी, ये इसके आंसर होंगे। जब आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो कौन कौन सी चीज़ें बच्चे में दिखाई देने लगेगी? एक तो वो चीज़ों को, स्टोरी को इवेंट में लगाने लगेगा, ठीक है। दूसरा वो अपना खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को बताना शुरू कर देगा। और फिर लास्ट वाला है, देखो पढ़ने से हमारा लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब हम पढ़ने की बात कर रहे हो तो लिखने की बात नहीं कर रहा मैं, तो इसने एबिलिटी टू राइट हिज और हर नेम की हम बात नहीं कर रहे, लिखेगा वो बात नहीं, पहले वो पढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट अ स्टोरी, वो आपको बताना शुरू कर देगा आपके क्वेश्चंस के बारे में, स्टोरी के बारे में। आंसर क्वेश्चंस अबाउट अ स्टोरी, आप कोई भी क्वेश्चन स्टोरी सुना रहे हो उसके वो क्वेश्चंस का आंसर दे देगा। हैज़ बीन रीड एंड टेल इट एज सिंपल वर्ड्स, ठीक है। कोई भी वो स्टोरी पढ़ करके उसको सिंपल वर्ड्स में वो आपको सुना सकता है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक थॉट्स कैन इन्वॉल्व, ईगोसेंट्रिक थॉट्स में आपका क्या क्या आएगा, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म हमारा कब दिखाई देता है? जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 3 साल तक के बच्चे होते हैं, तो वो ना दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाते, उसको हम क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। कुछ सन की लोग भी होते हैं, उनमें भी ईगोसेंट्रिज्म दिखाया जाता है, जो अपनी बात गाते हैं और दूसरे की बात को नहीं समझ पाते। ऐसा एडोलसेंस में भी ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिल जाता है, लेकिन ये वाला ईगोसेंट्रिज्म और बच्चों का ईगोसेंट्रिज्म में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो बच्चों में जो ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है उसमें क्या क्या
क्या चीज़ें होती है। द लैक ऑफ अवेयरनेस दैट अदर्स सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट फिजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब सामने वाला कुछ और देख रहा है और आप कुछ और बता रहे हो, ठीक है। तो ये आप नहीं समझ पाते हो कि दूसरा वाला कुछ और, उसका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, कुछ और फिजिकल पर्सपेक्टिव भी उसका हो सकता है, ठीक है। फिर फेलियर टू रियलाइज दैट अदर मे होल्ड थॉट्स फीलिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू विद डिफर फ्रॉम देयर्स, मतलब कोई, हम ये बात नहीं समझ पाते हैं कि कोई जो दूसरा व्यक्ति है उसके थॉट्स, फीलिंग्स और पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और सी, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं, ए और सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब देखो इन्होंने ना एक ही इसमें ये वाले को इंटेंशनली नहीं होता है ये, ठीक है। तो इसलिए इंटेंशनली बच्चे के अंदर ही है, पर वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसका उस समय उसका दिमाग उतना ही है कि वो ईगोसेंट्रिक है वो, तो इंटेंशनली तो नहीं है ना, वो अनइंटेंशनली है, इसीलिए ये वाला गलत होगा आंसर, ठीक है। तो इसमें अनइंटेंशनली होता है, ये इंटेंशनली नहीं होता है, ठीक है। इनेबल टू प्रेजेंट देयर ओन पर्सपेक्टिव टू अदर, तो इसमें ये भी नहीं है, अपना पर्सपेक्टिव तो वो बता देगा कि नहीं मुझे तो ये करना है, लेकिन दूसरे का नहीं समझ पाएगा वो, ठीक है। तो ये दोनों इसके गलत हो जाएंगे आंसर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रिंसिपल दैट गवर्न्स ग्रोथ आर, ठीक है। तो इनमें से जो आपके ग्रोथ के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, तो ये आपके सारे ही प्रिंसिपल जो है आपकी ग्रोथ के लिए, एक तो सिफिलोकॉर्डल प्रिंसिपल हो गया, प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया। सिफिलोकॉर्डल क्या होता है, जो आप इसमें क्या देखा जाता है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सर से पैर की तरफ होता है, मतलब सबसे पहले आप सर वाले एरिया पे अपना कंट्रोल करते हो, फिर पैर, बॉडी के मिडिल पार्ट पे, फिर सबसे लास्ट में आप पैर वाले एरिया पे करते हो, ठीक है। तो एक तो ये सिफिलोकॉर्डल का होता है डेवलपमेंट में। दूसरा आपका है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि जो ये सेंटर पार्ट है, जो आपका हार्ट के पास का जो सेंटर के बॉडी पार्ट्स हैं उन पे पहले कंट्रोल करते हो और बाद में आप और दूर के पार्ट्स पे कंट्रोल करते हो। जैसे कि आप अपने हैंड वाले पार्ट पे पहले कंट्रोल कर लोगे, फिंगर्स वाली पार्ट में उसके बाद कंट्रोल कर पाओगे, तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है, ठीक है। ये किस में आएगा, ये आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल में आएगा। इसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ हायरार्कियल इंटीग्रिटी, ठीक है। सब मिलजुल के सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। सारा डेवलपमेंट एक साथ मिलजुल के होता है। प्रिंसिपल ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम एक तो हायरार्कियल भी है कि कोई पहले, हायरार्की का मतलब है पहले कोई ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब पहले हायर लेवल पे काम होगा फिर नीचे के लेवल की तरफ डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर इसमें है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम, मतलब हर सिस्टम एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। सब अपना बॉडी के जितने भी, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है और वो और सिस्टम्स को भी इफेक्ट कर रहा है, यानी कि बाकी सिस्टम और वो भी और सिस्टम्स पे भी इफेक्ट डाल रहा है और हो भी रहा है, तो वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हैं, ठीक है। तो ये आपके चारों सिस्टम जो है वो इसके अंदर आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 वाला क्वेश्चन, which type of speech is used in the example like others 2-year-olds Arjuna says can say माँ बाय बाय एंड बॉल ब्रोकन, ठीक है। तो ये कौन सी तरीके की स्पीच है जो 2 साल का बच्चा यूज़ करता है। इसमें वो माँ को क्या बोल सकता है, बाय बाय बोल सकता है, और बॉल को ये बोल सकता है कि बॉल जो है मेरी टूट गई या मेरी खो गई, ठीक है। तो ये जो ये वाली स्पीच होती है वो कौन सी होती है, पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा है ना। विच टाइप ऑफ स्पीच इज यूज इन द एग्जाम्पल व्हेन 9-month-old राधा's mother talk to her, she use short simple sentence, repeated words and higher पिच, ठीक है। तो जो 9 महीने की जो मदर है, 9 महीने की जो राधा की मम्मी है, ठीक है, वो उसके साथ बहुत छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करती है, सिंपल सेंटेंस को यूज़ करती है मदर अपने बेबी से, ठीक है। रिपीटेड वर्ड्स को यूज़ करती है, बार बार वर्ड्स को एक से ज़्यादा बार रिपीट करती है, और पिच जो है मतलब जो उसका साउंड है, जो पिच लेवल है वो हाई रखती है। तो ये कौन से उसमें आएगा, एक तो ये टेलीग्राफिक में आएगा और इन्फेंट डायरेक्टेड स्पीच में आएगा, ठीक है। इन्फेंट डायरेक्टेड स्पीच, तो टेलीग्राफिक स्पीच है जब हम 2 या 3 वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या है, टेलीग्राफिक स्पीच है। और जैसे पहले वाले में पूछा था ना कि जब वो बोल रहा है कि माँ बाय बाय माँ, ठीक है, 2 वर्ड्स यूज़ किए उसने, और बॉल ब्रोकन यहाँ भी 2 वर्ड्स यूज़ किए उसने, ठीक है। तो जब 2-3 वर्ड्स हम ऐसे टूटे फूटे 2-3 वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। और हमारा जो इन्फेंट, जो मदर जो है अपनी बेबी से अलग तरीके से बात करती है, एक अलग ही तरीके से बात करती है, मतलब जैसा हमसे बहुत स्पीड में बोलेंगी मदर, लेकिन अपने बच्चे से धीरे धीरे सिंपल सेंटेंसेस में बात करेगी, तो उसे चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका उसका किसका, एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी का, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है ये, बस इसमें इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया है। जैसे होप है,
ठीक है। होप हमारे किस में होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में होती है। होप मतलब बच्चे के अंदर होप कब डेवलप होगी, जब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली स्टेज में होप डेवलप होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे एरिक्सन की स्टेजेस हैं, साइको सोशल स्टेज। दूसरा है विल। विल में क्या है आपका, सेकंड वाला ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। विल हमारी किस में डेवलप होगी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में डेवलप होती है विल, ठीक है। फिर थर्ड है पर्पस, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, पर्पस, ठीक है। पर्पस में हमारा क्या है, पर्पस के अंदर हमारा डेवलप होगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। क्या डेवलप होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के थ्रू पर्पस डेवलप होगा, ठीक है। फिर हमारा है कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी, ठीक है। कॉम्पिटेंसी हमारे किस में होती है, कॉम्पिटेंसी है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ठीक है। और फेडिलिटी है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, एडोलसेंस में जो होता है, ठीक है। तो ये हमारे इरिक्सन की स्टेजेस हैं। सबसे पहला वाला होप है, होप के अंदर आपका क्या आएगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा। दूसरा विल है, विल के अंदर आपका आएगा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। पर्पस है, पर्पस में आपका आएगा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। कॉम्पिटेंसी है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। और फेडिलिटी में आपका आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन आता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप होती है इन स्टेजेस में, ठीक है। तो ये आपको पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 वाला क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका इन्होंने स्टेजेस दी हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट की। प्रीनेटल डेवलपमेंट की स्टेजेस दे रखी हैं, जिसमें से इन्होंने सबसे पहली स्टेज दी है द स्टेज लास्ट फ्रॉम 8 वीक, ठीक है। जो हमारे 8 वीक से जो स्टेज होती है, ठीक है, 8 वीक से जो हमारी स्टेज होती है और कहाँ तक रहती है, बर्थ तक रहती है, अनटिल बर्थ। यानी कि 8 वीक से सेकेंड मंथ से लेकर के बर्थ तक की स्टेज कौन सी कहलाती है, फेटल स्टेज कहलाती है, ठीक है। बर्थ से सेकेंड मंथ से लेकर के यानी कि थर्ड वीक से लेकर के बर्थ तक की, जिसमें हमारे सभी डिफ्रेंशिएशन मेजर ऑर्गन्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो वो कौन सी स्टेज है, वो आपकी फेटल स्टेज है, ठीक है। फेटल स्टेज हो गई आपकी। सेकंड है 2 to 8 वीक की, ठीक है। 2 to 8 वीक की स्टेज कौन सी होती है, ये होती है आपकी एम्ब्रियो वाली स्टेज, ठीक है। 2 से 2 तक की कौन सी होती है, ये आपकी एम्ब्रियो वाली स्टेज होती है, ठीक है। ये सेकंड हो गया। फिर आपका थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला क्या है, ये है आपकी जो शुरू के 2 वीक है वो आपकी कौन सी स्टेज है, वो जर्मिनल, ठीक है। जर्मिनल स्टेज हम उसको बोलते हैं, ठीक है। जो आपका थर्ड स्टेज है, ठीक है। तो ये सारी स्टेज इन्होंने दी है। तो सबसे पहली स्टेज, द स्टेज लास्ट फ्रॉम 8 वीक अंटिल बर्थ, ठीक है। 8 वीक से लेकर के बर्थ तक होती है। इन्वॉल्व द डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स, और सभी मेजर ऑर्गन सही से अपना काम करने लगता है। डिफ्रेंशिएशन हाँ आप उनका कर सकते हो, तो वो फेटल स्टेज है। दूसरी है फ्रॉम 2 to 8 वीक, 2 से लेकर 8 हफ्ते तक की स्टेज फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 फर्टिलाइजेशन के बाद की 2 से लेकर 8 मंथ तक की वीक तक की स्टेज विच द मेजर ऑर्गन्स एंड बेसिकली ऑटोनॉमी बिगन डेवलप, जिसमें सभी ऑर्गन्स जो है अपना काम करना शुरू कर देते हैं, बनते हैं, ठीक है। वो है आपके एम्ब्रोनिक स्टेज, ठीक है। द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट स्टेज व्हेन द जाइगोट, पीरियड ऑफ जाइगोट भी बोलते हैं इसको, पीरियड ऑफ जाइगोट भी बोलते हैं, ठीक है इसको। तो पीरियड ऑफ जाइगोट है हमारा व्हेन द जाइगोट बिगिंस टू डिवाइड एंड, जहाँ आपका जाइगोट जो है वो बनना शुरू कर देता है, डिवाइड होने लगता है, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक फॉलोइंग कॉन्सेप्शन, ठीक है। तो ये आपका जर्मिनल स्टेज में आएगा, ठीक है। तो ये आपके जर्मिनल स्टेज के अंदर आएगा। तो ये आपका आंसर है, क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द 4 फेज ऑफ द एडल्ट डेवलपमेंट एज गिवन बाय द कोहेन इन सीक्वेंस, ठीक है। कोहेंस के जो एडल्ट डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उसको हम इसमें अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो स्टेजेस दी थी, इन्होंने सबसे पहली स्टेज दी थी, ये एडल्ट डेवलपमेंट की स्टेज है, ठीक है। ओल्ड एज में और एडल्ट डेवलपमेंट में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें मिड लाइफ रीइवोल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आएगा। सेकंड में आएगा लिब्रेशन, थर्ड में आएगा आपका समिंग अप, और फोर्थ में आएगा एनकोर स्टेज, ठीक है। ये आपकी सारी स्टेजेस हैं जो डिटेल में हम एचडी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली क्या है, मिड लाइफ रीइवोल्यूशन है आपकी, ठीक है। ये एडल्ट डेवलपमेंट की स्टेज है कोहेन की। सेकेंड में आपका है इसमें लिब्रेशन, ठीक है। फिर थर्ड में आएगा आपका समिंग अप, और फोर्थ में आएगा आपका इनकोर, ठीक है। तो ये आपकी कोहेंस की सभी स्टेजेस का डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है। जो लॉरेंस कोलबर्ग थे उन्होंने अपनी थ्योरी के हिसाब से मॉरल डेवलपमेंट
की स्टेजेस दी थी, तो उन स्टेजेस को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, हर साल इसको कहीं ना कहीं ये रिपीट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, पहली स्टेज क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट है। दूसरी स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, थर्ड स्टेज है आपकी इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फॉर्मिटी। ठीक है, इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फॉर्मिटी। फोर्थ स्टेज है आपकी ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, फोर्थ स्टेज है। फिफ्थ स्टेज है आपकी सोशल कॉन्टैक्ट। ठीक है, और सिक्स्थ स्टेज है आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, ये इसकी स्टेजेज हैं। इसमें से जैसे सेल्फ इंटरेस्ट वाला नया नाम है और इंटरपर्सनल अकॉर्ड कन्फॉर्मिटी ये नया नाम है, बाकी ये सब पुराने ही नाम है। तो इन्होंने थोड़ा बहुत ये वर्ड्स को चेंज करके स्टेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ये स्टेजेस है, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज है ये। फिर है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एजर्शन एंड टू इज अ लेबल। ठीक है, कम्युनिकेशन सर्व्स टू कंस्ट्रक्ट एज वेल एज रिफ्लेक्ट फैमिली रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये सही बात है, जो कम्युनिकेशन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली रिलेशनशिप को बनाने में। ठीक है, तो ये आपके एक तो फैमिली रिलेशनशिप को बनाता भी है और आपके कम्युनिकेशन में आपके रिलेशनशिप कैसे हैं वो आपके दिखाई भी देते हैं। ठीक है, तो ट्रू है, फैमिली members spend so much time with each other, they use the understand communication shortcuts। ठीक है, जो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ बहुत लंबा समय गुजारते हैं और वो शॉर्टकट्स, कम्युनिकेशन को शॉर्टकट्स में अपने आपस में जो शॉर्टकट्स है उसमें एक दूसरे को समझ जाते हैं। इडियोसिनक्रेसीज। ठीक है, इडियोसिनक्रेसीज दैट मे इल्यूड एन आउटसाइडर। ठीक है, तो ये क्या है, जो इन्होंने ये वाला वर्ड दिया है इडियोसिंक्रेसिस, ये है हमारा, इसको इंडिविजुअलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, मतलब हर किसी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, और इल्यूड का मतलब है अवॉइड करना। ठीक है, इल्यूड का मतलब है अवॉइड करना। तो ये क्या कह रहा है, शॉर्टकट एंड इंडिविजुअलाइज दैट में अवॉइड एन आउटसाइडर। तो इसमें क्या है ना, हर किसी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो आउटसाइडर जो है वो समझ नहीं पाते, पर जो फैमिली मेम्बर्स है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्टर रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोग्राम। ठीक है, मुस्टर रोल्स क्या होता है, मुस्टर रोल्स। ठीक है, ये मुस्टर रोल्स आपके क्या होते हैं, आर प्रिपेयर अंडर द प्रोग्राम। देखिए किस प्रोग्राम के अंदर चले थे ये, मनरेगा के अंदर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत हमने क्या बनाए थे, मुस्टर रोल्स बनाए गए थे। ठीक है, मुस्टर रोल्स क्या है, ये आपके मुस्टर रोल्स हैं आपके लिस्ट ऑफ वर्कर्स वर्किंग ऑन अ फैक्ट्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी आपके फैक्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं मेंबर, उनका क्या है, लिस्ट बनाना। ठीक है, वर्क यूनिट सेट्स फॉर द अटेंडेंस मैनेजमेंट। ठीक है, और वो क्या करें, वो क्या करते हैं, अटेंडेंस के लिए एक अटेंडेंस रजिस्टर की तरह बनाना। ठीक है, वो हमारा मुस्टर रोल है, जो हम अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं वर्कर्स का। ठीक है, तो वो हम किसके अंतर्गत बनवाए गए थे, वो नरेगा और मनरेगा जो बोलते हैं उसके अंतर्गत बनाए गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आज का लास्ट क्वेश्चन हमें है, इसके बाद के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ द सर्विस रिफर्ड अंडर ICDS। तो ICDS के अंदर कौन सा कंपोनेंट सर्विस जो है वो हम रिफर नहीं करते, तो फॉर्मल एजुकेशन हम नहीं कर देते हैं ICDS के अंतर्गत। ठीक है, ICDS क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, 1974 में या 75 में हुआ था ये। ठीक है, 1975 में हुआ था ये, स्टार्ट हुआ था, और ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर चलती है ICDS स्कीम, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी वगैरह चलाई जाती हैं, जिसमें इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण देते हैं बच्चों को, रेफरल सर्विसेज देते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं, मतलब उनको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें भी खिलाई पिलाई जाती हैं, और साथ ही साथ फॉर्मल एजुकेशन नहीं देते, इसकी जगह इनफॉर्मल एजुकेशन देते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसकी जगह दी जाती है। ठीक है, समझ में आया, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मल एजुकेशन इसमें नॉट पूछा है, तो फॉर्मल एजुकेशन हम इसमें नहीं देते हैं, तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखो आज का क्वेश्चन पेपर हमारा जो बाकी के हमने अभी 2023-24 और 2022-23-24 के किए, उनके कंपैरिजन में आज का इजी है क्वेश्चन पेपर। यही है कि पुराने क्वेश्चन पेपर इजी थे और ठीक थे, पुरानी नॉलेज बेस से आते थे, लेकिन जो नए क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं वो अप टू डेट आ रहे हैं, यानी कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है हमारी इंडिया में और दुनिया में। ठीक है, तभी आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे। चलो अब बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।